दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कल हम लोग झारखंड का इतिहास स्टार्ट किए थे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे थे। हम लोगों ने जैन धर्म तक पढ़ चुका था। आज वही सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और हम लोग आज देखेंगे, यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे पूर्व मध्यकाल में झारखंड। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आए हैं पिछले एग्जाम में, और आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं ये हम लोग देखेंगे आज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पूर्व मध्यकाल में झारखंड से आज ये टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है, देखिए VLW 2012 में आया है। राजा जयसिंह, जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया, वो निम्न में से किस राज्य के शासक थे? ये पूछा गया। राजा जयसिंह कहाँ के शासक थे? तो ये कहाँ के थे? ये उड़ीसा के शासक थे। राजा जयसिंह, जिन्हें 13वीं सदी में क्या किया था? झारखंड का शासक खुद को घोषित किया था, उड़ीसा के शासक थे। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। उड़ीसा के राजा जयसिंह ने 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित कर अपना शासन लागू कर दिया था। छोटा नागपुर संथाल परगना से लेकर उड़ीसा मध्य प्रदेश तक फैले जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग संभवतः मध्यकाल से ही शुरू हुआ। झारखंड शब्द का प्रयोग जो है मध्यकाल से ही शुरू हुआ है। उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रियों में 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है। ये हम लोग नामकरण में भी देखे थे। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के राजा जयसिंह ने, देखिए यहाँ उड़ीसा के राजा जयसिंह ने देव को खाली जगह में अपने लोगों द्वारा झारखंड शासक के रूप में स्वीकार किया गया। कब? तो अभी ऊपर क्वेश्चन था 13वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ पंचायत सेक्रेटेरिएट 2018 में। किंवदंती के अनुसार किस सदी में, देखिए उड़ीसा के राजा जयसिंह ने स्वयं को झारखंड का, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 13वीं शताब्दी में होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत। झारखंड का मध्यकालीन इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं वो हम लोग देखते हैं। CDPO 2024 में तुगलक काल में चाई चंपा हजारीबाग में मुख्यतः किस जनजाति का निवास था? चाई चंपा हजारीबाग में किस जनजाति का निवास था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये संथाल का था। तुगलक काल में चाई चंपा जो हजारीबाग का एरिया है में मुख्यतः संथाल जनजाति का निवास है। संथालों के पौराणिक कथाओं के अनुसार यह घटना 1340 ईस्वी के आसपास की है। यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। संथालों के अनुसार उनके पूर्वज हिहिरी पिपरी नामक स्थान से प्रवास के क्रम में, संथालों के अनुसार क्या है, उनके पूर्वज जो थे हिहिरी पिपरी नामक स्थान से प्रवास के क्रम में, मतलब वहां से हटाए जाने के कारण चाई चंपा पहुंचे थे, और उनका सरदार जनरा चाई किले में रहता था। इब्राहिम अली के आगमन की खबर सुनकर जनरा किले छोड़कर भाग जाने के कारण इब्राहिम अली ने संथालों पर आक्रमण करके बीघा के किले को भी अपने अधीन कर लिया था। ये प्रश्न है कि तुगलक काल में चाई चंपा हजारीबाग में मुख्यतः किस जनजाति का निवास था? तो संथाल जनजाति का था। यहाँ पे इब्राहिम अली संथालों पर आक्रमण करता है और वहां से किला छोड़ के जो इनका सरदार था जनरा, वो भाग जाता है। देखिए मुगल काल में झारखंड से क्या प्रश्न आए हुए हैं। हुमायूं से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। मुगल सम्राट खाली जगह के स्वर्गारोहण तक झारखंड मुगलों के लिए द्वीपीय और अज्ञात बना हुआ था। किसके स्वर्गारोहण तक, किसके मृत्यु तक जो झारखंड था मुगलों के लिए द्वीपीय और अज्ञात बना हुआ था? तो हुमायूं के स्वर्गारोहण तक ये झारखंड जो था अज्ञात था मुगलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये PGT 2023 में पूछा हुआ है। अकबर से कौन सा क्वेश्चन आया PGT 2023 में? शहबाज खान की कमान के तहत अकबर की सेना ने खाली जगह छोटा नागपुर को करदाता की स्थिति में ला दिया था। तो कब ला दिया था ये पूछा है। अकबर की सेना ने 1556 के बाद जो छोटा नागपुर को एक करदाता की स्थिति में, मतलब ये लोग भी टैक्स देना स्टार्ट किया था मुगलों को। कब? तो 1556 के बाद। अकबर के शासनकाल में झारखंड में प्रमुख शासक वंश थे। झारखंड के जो शासक वंश थे, कोकरा के नागवंशी, पलामू के चेरो और सिंहभूम का सिंह वंश जो है शासन कर रहा था झारखंड में जब अकबर का शासनकाल चल रहा था। इस समय नागवंशी राजाओं ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से हटाकर खुखरा स्थानांतरित कर लिया था। इनकी राजधानी जो थी अकबर के समय में, वो नागवंशी राजाओं की वो राजधानी खुखरा थी। 1585 ईस्वी तक नागवंशी राज्य बाह्य आक्रमणों से अछूता रहा था 1585 तक। किंतु अकबर के शासनकाल में सर्वप्रथम मुगलों का ध्यान कोकरा, मतलब यही झारखंड प्रदेश की तरफ आया, और 1585 में मुगलों द्वारा कोकरा पर आक्रमण कर 10 वर्ष पूर्व ही अकबर की सेना नागवंशी राज्य की सीमा तक पहुंच चुकी थी। किंतु वास्तविक आक्रमण कब हुआ? 1585 ईस्वी से पूर्व नहीं हो सका। मतलब वास्तविक आक्रमण 1585 ईस्वी में हुआ था। अकबर के शासनकाल के 30वें वर्ष अर्थात 1585 में शहबाज खां कम्बू ने कोकरा विजय के लिए एक सेना को भेजा, जिसने नागवंशियों को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया, और अकबरनामा और
मथिर उल उमरा के अनुसार उस आक्रमण के समय कोकरह का राजा जो था वो कौन था? मधु सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शहबाज खां कम्बू का जब आक्रमण हुआ था अकबर के शासनकाल में, तो कौन सा राजा था यहाँ? तो मधु सिंह था। ठीक है, और उसके बाद अधीनता स्वीकार कर लिया और उस पर टैक्स वगैरह देना ये लोग स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक और अकबर से क्वेश्चन पूछा गया है SIPT 2017 में। मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह, अभी हम लोग ऊपर देखे, पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा मुगलों के अधीनस्थ किया? कौन था वो? शहबाज खान कम्बू था। तो वो डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को ये फायदा होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया। बिहार व बंगाल के विजय के बाद अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां को छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। ठीक है, कब भेजा? 1585 ईस्वी में। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधु सिंह की पराजय हुई। मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया और इस समय से टैक्स देना स्टार्ट किया मुगलों को। 1590 से 92 में अकबर के सेनापति मान सिंह के ओडिशा अभियान के दौरान मधुकरण शाह ने सहायता की थी। 1590-92 में जब अकबर का सेनापति मान सिंह था, उड़ीसा अभियान में जा रहा था उड़ीसा जीतने, तो उसमें मधुकरण शाह उनकी मदद भी किया था। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र का मुगलों के साथ संपर्क अकबर के समय में ही हुआ। सिंहभूम क्षेत्र का भी उसी समय संपर्क हुआ अकबर के समय। उस समय पोरहाट के सिंहवंशी राजा लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह प्रथम, कामेश्वर सिंह और रंजीत सिंह थे। ये हम लोग का अकबर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जहांगीर से रिलेटेड क्या आया है क्वेश्चन? SI मेंस में आया है 2017 में। इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो इस्लाम खान जो था राजमहल से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया था ढाका। मुगल सेनापति इस्लाम खान बंगाल के सूबेदार था। कहाँ का? मुगल का सेनापति था और ये बंगाल का सूबेदार था। उसने 1610 ईस्वी में बंगाल की राजधानी को राजमहल से ढाका हस्तांतरित कर दिया और इसका नाम जहांगीर नगर रखा था। ढाका स्थानांतरित किया था राजधानी को। फिर देखिए क्वेश्चन SIPT 2017 में क्या आया जहांगीर से? दुर्जनशाल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण झारखंड के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? दुर्जनशाल जो था वो हीरे का पारखी था। इसको किस शासक द्वारा इसको रिहा किया गया था? ये किया गया था मुगल शासक। मुगल के किस शासक? झारखंड के किस शासक नहीं होगा, या मुगल के किस शासक द्वारा? तो ये रिहा किया गया था जहांगीर के द्वारा। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीर में छोटानागपुर क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। इस आत्मकथा में छोटानागपुर के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने का तरीकों का वर्णन है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरे किस नदी में प्राप्त होते हैं? शंख नदी में। हीरो के कारण जहांगीर इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। जहांगीर के समय कोकरह, जो कि झारखंड ही है, का शासक दुर्जनशाल था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से ये मना कर दिया था। कौन? दुर्जनशाल। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने इब्राहिम खान को बिहार के सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरह पर अधिकार करने का आदेश दिया। इब्राहिम खान को इब्राहिम खान ने कोकरह पर विजय प्राप्त कर हीरो के लिए प्रसिद्ध शंख नदी को अपने कब्जे में ले लिया तथा दुर्जनशाल को गिरफ्तार करके 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा। 12 वर्ष तक बंदी बनाकर रखा, 1615 से 1627 तक। 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया था। असली हीरे की पहचान करने हेतु दुर्जनशाल को शाही दरबार में बुलाया गया। दुर्जनशाल द्वारा असली हीरो की पहचान कर लेने के पश्चात जहांगीर ने खुश होकर उसे शाह की उपाधि दी। दुर्जनशाल जो था दुर्जन शाह बन गया। उपाधि प्रदान करते हुए मुक्त कर दिया और उसका राज उसे वापस भी कर दिया। इसके बदले दुर्जनशाल ने 1628 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर को 6000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? 6000 रुपये वार्षिक है। 1615 में गिरफ्तार हुआ, 1627 में छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो हीरे का पारखी था, इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDPO में पूछा गया 2024 में, निम्न में से कौन से राजा जहांगीर के शासन में गिरफ्तार हुए थे? देखिए वही क्वेश्चन। तो दुर्जनशाल गिरफ्तार हुआ था। 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर किले में, देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दुर्जनशाल। SIPT 2017 में आया। नागवंशी शासक दुर्जनशाल ने 1628 में मुगलों का जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया। वार्षिक कर की राशि यहाँ पूछा गया है, कितना था? 6000 रुपये। 6 जब SIPT में पूछा गया। जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख मिलता है? तो किस हाथी का उल्लेख मिलता है? तो श्यामचंद्र। कौन सा? 11 से 13 JPSC 2024 में पूछा गया। श्याम सुंदर एक्चुअली में हाथी का नाम था, श्याम सुंदर। 1538 में चेरो राजा महारथ चेरो के खिलाफ शेरशाह ने सेनापति ख्वास खां को भेजा। महारथ चेरो के खिलाफ, चेरो जो पलामू में था राजवंश। ख्वास खां ने दरिया खां के सहयोग से महारथ चेरो को पराजित किया और श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी को शेरशाह के समक्ष पेश किया था।
देखिए ख्वाज खां किसका सेनापति था, तो शेर शाह का सेनापति था। कहाँ गया था, तो महाराज चेरो को हराने गया था, उससे युद्ध लड़ने गया था, 1538 ईस्वी में गया था। और यहीं से दरिया खां के सहयोग से महाराज चेरो को पराजित करता है। श्याम सुंदर नामक जो हाथी है, श्याम सुंदर नामक हाथी को वो शेरशाह के समक्ष पेश किया। यद्यपि पलामू गजेटियर में इस हाथी का नाम रामचंद्र उल्लेखित है। पलामू गजेटियर में इनका नाम, हाथी का नाम जो है रामचंद्र भी उल्लेखित है। अहमद यादगार के अनुसार शेरशाह भी श्याम सुंदर को प्राप्त करना चाहता था। श्याम सुंदर की विचित्र आदत, जैसे वह माथे पर कभी धूल नहीं डालता था तथा अपनी मस्ती के क्षणों में अपराजेय माना जाता था, इसकी उस विशेषता से शेर खां अत्यंत प्रभावित हुआ। तो ये हम लोग समझ गए कि हाथी का नाम पूछा गया है। जहांगीर नवाब में छोटा नागपुर राज की किस हाथी का उल्लेख है, तो श्याम सुंदर या रामचंद्र भी बोल सकते हैं। ये जहांगीर से क्वेश्चन था। अब देखते हैं शाहजहां से कौन कौन से क्वेश्चन बने। मुगल काल में सूजा की राजधानी कौन सी थी, सूजा की राजधानी कौन सी थी, पीजीटी 2023 में पूछा। तो राजधानी थी कौन, राजमहल। शाहजहां के समय 1639 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार जो था सूजा, 1639 बंगाल के सूबेदार सूजा था, जिसकी राजधानी क्या थी, तो राजमहल थी। किंतु उत्तराधिकार की लड़ाई में सूजा अंततः पराजित हुआ तथा राजधानी कहाँ हो गया, ढाका ले गया। राजमहल में केवल एक शाही टकसाल रह गया था। तो ये मुगल काल में सूजा की राजधानी पूछा गया, जो कि कहाँ था, राजमहल था। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान सूजा की राजधानी, देखिए फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया। SIPT 2017 बार बार क्वेश्चन झारखंड में रिपीट होते रहते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे। तो कौन सा था, राजधानी राजमहल। ठीक है, 1660 तक राजमहल को राजधानी बनाया था और मुगल वायसराय को सीट 1661 तक। अच्छा, ये है कि 1639 में मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र शुजा द्वारा राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया गया। यह 1660 तक मुगल वायसराय की सीट और 1661 तक एक टकसाल शहर के रूप में जारी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया पीजीटी 2023 में। 17वीं शताब्दी के किस वर्ष में छोटा नागपुर को 1,36,000 के वार्षिक भुगतान पर पटना में राज्यपाल को जागीर के रूप में दिया गया। 17वीं शताब्दी किस वर्ष में छोटा नागपुर को रुपया 1,36,000 के वार्षिक भुगतान पर पटना में राज्यपाल को जागीर के रूप में प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था 1632 ईस्वी में। 17वीं किस वर्ष पूछा गया, किस वर्ष ऐसा हुआ कि 1,36,000 में पटना को जागीर के रूप में दे दिया गया था छोटा नागपुर को, तो ये 1632 ईस्वी। प्रताप राय के शासनकाल के प्रारंभ से ही मुगल चेरो संबंध तनावपूर्ण थे। राजा सिताब राय के अनुसार 1632 में बिहार के सूबेदार को पलामू का क्षेत्र जागीर के रूप में दिया गया। यहाँ का सालाना कर कितना, 1,36,000 रुपया निर्धारित किया गया, जागीर के रूप में दे दिया गया था पलामू का क्षेत्र। देखिए नेक्स्ट पीजीटी 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा है। 1641 में मुगल कमांडर ने पलामू पर आक्रमण किया, लेकिन चेरो राजा ने उसे विफल कर दिया। कौन मुगल कमांडर था जो 1641 में आक्रमण किया लेकिन वो हार गया था, तो वो शाइस्ता खां था। 1641 में मुगल कमांडर सूबेदार शाइस्ता खां ने पलामू पर आक्रमण किया, लेकिन चेरो राजा ने उसे विफल कर दिया। पुनः 26 जनवरी 1642 में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने प्रताप राय पर आक्रमण किया और 80,000 रुपये लगान वसूल लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। SIPT 2017 क्वेश्चन है, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि किया, तो किस वर्ष आक्रमण किया था, 1641-42 में, और समझौता किया था। शाइस्ता खां ने 1641-42 में पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया। शाइस्ता खां के आक्रमण के समय पलामू का राजा प्रताप राय थे। प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां से संधि करते हुए 80,000 रुपया देने व पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार किया। 80,000 रुपया देंगे और पटना में हाजिरी भी लगाएंगे। 1642 में प्रताप राय ने 80,000 रुपये प्राप्त कर शाइस्ता खां पटना लौट गया। अब बाद में प्रताप राय ने मुगल शासकों को वार्षिक मालगुजारी देना बंद कर दिया था। बाद में प्रताप राय क्या किया, वार्षिक मालगुजारी देना बंद कर दिया। 1643 में शाहजहां ने इतिकाद खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू के शासक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। किसको, शाहजहां ने इतिकाद खां को कब किया था, 1643 ईस्वी में। आप ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे और बार बार उसको रिवीजन करते रहेंगे। अगर आपको ध्यान से पढ़ना है तो उसको वीडियो पॉज करके और खुद से भी पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट है, औरंगजेब से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। SIPT 2017 क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि कहाँ के शासक था। मगर खान जो था वो चास का शासक था। कहाँ का शासक था, मगर खान चास का शासक था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो चास के शासक था। कहाँ का शासक था, चास का शासक था। नेक्स्ट देखते हैं, परवर्ती मुगल काल का कौन सा क्वेश्चन है।
SI मेंस 2017 में 1757 के प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। तो कहाँ पे कब्जा कर लिया गया था? 1757 में प्लासी की लड़ाई हुआ था। तो ऑप्शन है आपके राजगीर है, हजारीबाग है, पलामू है। तो ये बंगाल से सटा हुआ एरिया कौन सा है? राजमहल। और प्लासी की लड़ाई कहाँ पे हुई थी? बंगाल में हुई थी। राजमहल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र के साहिबगंज जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक शहर गंगा किनारे राजमहल पर्वत श्रृंखला की गोद में इसे है। इसके कारण इसे दामिनी कोह की भी संज्ञा दी जाती है। दामिनी कोह किसको बोला जाता है? तो राजमहल को बोला जाता है। याद रखते चलेंगे जो भी पॉइंट आ रहे हैं। दामिनी कोह, राजमहल। इन गंगा नदी के किनारे होने के कारण जहां एक व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से मुफीद था, वहीं 660 से 980 फीट की औसत ऊंचाई वाली उत्तर से दक्षिण की ओर 26,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली राजमहल पर्वतमाला अपनी दुर्भेद्यता के कारण इसे विशेष सुरक्षा प्रदान करती थी। इसकी बुनियाद बंगाल के सूबेदार राजा मान सिंह ने रखी थी। उस समय इसका नाम अकबर नगर पड़ा था। इसे बंगाल की राजधानी बनाया गया था। 1757 में प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला राजमहल पर कब्जा कर लिया था तथा उसकी गिरफ्तारी भी यहीं से हुई थी। कहाँ पे आ गया था? तो राजमहल। क्या क्वेश्चन था? 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था? तो प्लासी की लड़ाई हारने के बाद सिराजुद्दौला जो है राजमहल पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीजीटी 2023 का मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने कितने लाख रुपए की वार्षिक फीस पर बंगाल के सभी अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिए? तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय कितना लाख रुपया दिया गया था? तो 26 लाख रुपये। 26 लाख रुपये के वार्षिक फीस पर 26 लाख रुपये के वार्षिक फीस पर सभी अधिकार बंगाल के जो है अंग्रेजों को सौंप दिए थे। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपये की वार्षिक फीस पर सौंप दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीटी 2023 का अली वर्दी खां और हिदायत अली खां ने किस वर्ष चतरा पर आक्रमण किया था? तो ये चतरा पर कब आक्रमण किया? 1734 ईस्वी में अली वर्दी खां और हिदायत अली खां ने। 1733 ईस्वी में नवाब सुजाउद्दीन ने अली वर्दी खां को बिहार का नायक सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है। अली वर्दी खां ने सूबा के बागी जमींदारों को दबाने का निश्चय किया। 1734 में उसने टोकरी के जमींदार सुंदर सिंह पर आक्रमण किया। किस पे? टोकरी के जमींदार सुंदर सिंह पर आक्रमण किया। सुंदर सिंह पकड़ा गया, किंतु उसके परिवार ने भागकर चतरा जिले में आश्रय लिया। इसका पीछा करने के लिए हिदायत खां को भेजा गया। सुंदर सिंह के परिवार का पीछा करता हुआ हिदायत अली खां चतरा पहुंच गया और वहां किले को नष्ट किया। मतलब ये टोकरी के जो जमींदार थे सुंदर सिंह पर आक्रमण किया, उसका परिवार भाग गया था चतरा। इसके कारण ये अलीवर्दी हिदायत अली खां जो है अलीवर्दी खां ने 1734 में चतरा किले पर आक्रमण करके उसे नष्ट किया। अब झारखंड का आधुनिक इतिहास हम लोग देखते हैं। इससे कौन कौन से प्रश्न आए हैं अंग्रेजों का प्रवेश से संबंधित। SIPT 2017 का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा? तो ये लगा है 8 दशक का समय। लगभग 80 साल का समय लगा है ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश होने में। झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश का सिंहभूम के रास्ते 1767 ईस्वी में हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। 1767 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों में झारखंड के पहली बार प्रवेश और कहाँ से हुआ ये भी पूछा जाता है। याद रखेंगे सिंहभूम से हुआ है। कहाँ से हुआ? सिंहभूम से हुआ है। अंग्रेजों में झारखंड के पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के धालभूम क्षेत्र के धाल शासक, कोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक तथा कोल्हान क्षेत्र में होर शासकों का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में 8 दशकों का समय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइव असिस्टेंट 2023 में पूछा गया, झारखंड कब ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया? तो ये होगा 1765 के बाद। 1767 ईस्वी में आए हैं, तो ऑप्शन के अनुसार 1765 के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम जिले की ओर से हुआ। 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई, तब झारखंड अंग्रेजों के अधीन आ गया। झारखंड उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था। हालांकि इसके 6 साल बाद अंग्रेजी सरकार का यहाँ कोई सीधा प्रशासनिक व्यवस्था नहीं स्थापित कर पाई। उसके बाद 18वीं सदी के अंत तक इस क्षेत्र में राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था लागू करने में अंग्रेजों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। दीवानी मिलने के 2 वर्ष बाद 1767 ईस्वी में, कब दीवानी मिला? 1765 ईस्वी में। 1767 ईस्वी में अंग्रेजों के सिंहभूम में प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ, जिसे ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के आगमन के साथ झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सत्ता और शासन के साथ शोषण का एक नए अध्याय का शुरुआत हो गया। 1793 ईस्वी में अंग्रेजों के परमानेंट सेटलमेंट कानून
कब परमानेंट सेटलमेंट कानून आया? 1793 ईस्वी में। शोषण एवं दमन चक्र तेजी से चलने लगा, उसके खिलाफ आदिवासी संघर्ष की शुरुआत हुई। अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश 1767 ईस्वी में सिंहभूम के रास्ते हुआ। यहाँ उन्हें अपनी सत्ता पूर्णतः स्थापित करने में लगभग 8 दशकों का समय लगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया बाद में। नेक्स्ट है जुलाई 1771 में को पलामू का शासक घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? पीजीटी 2023 का क्वेश्चन है। तो गोपाल राय को घोषित किया गया है जुलाई 1771 में। 30 मार्च 1771 को पटना काउंसिल ने एक निश्चित मालगुजारी का शर्त गोपाल राय को राजा बनाने का निर्णय लिया। शर्त पर मतलब निश्चित मालगुजारी देगा, तो पटना काउंसिल बोला कि गोपाल राय को राजा बना दिएगा। 9 अप्रैल 1771 ईस्वी को पलामू को गोपाल राय की देखरेख में रख दिया और वहां के फौजदार भवानी सिंह को पटना वापस बुला लिया गया। जून 1771 में ठकुराई जगन्नाथ सिंह पलामू लौट आया, किंतु अंग्रेजों द्वारा पराजित होकर सुरगुजा भाग गया। ठीक है, जगन्नाथ सिंह अंग्रेजों द्वारा पराजित होकर सुरगुजा भाग गया और 1 जुलाई 1771 को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया गया। 3 वर्षों के लिए पलामू की सालाना मालगुजारी 12,000 रुपये तय की गई, 12,000 रुपये निश्चित की गई। जुलाई 1771 के मध्य संपूर्ण पलामू पर कंपनी का अधिकार हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया जुलाई 1771 में किसको राजा बनाया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजा बनाया गया था। और किसको बनाया गया था? तो गोपाल राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजातीय विद्रोह से अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। SIPT 2017 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ये क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है निवासियों के बीच भेदभाव, गैर कानूनी कोयला खनन, इनमें से कोई नहीं। और एक ऑप्शन है आपका दमन किए गए लोगों का शोषण। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है दमन किए गए लोगों का शोषण। जनजातियों के सभी आंदोलन शोषण एवं दमन के खिलाफ थे। जनजातियों के आंदोलनों के मूल में विभिन्न समस्याएं रही जो सामाजिक संरचना के सरोकार रखते। अधिकतर आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा जनजातीय लोगों के अधिकारों के हनन का विरोध करना था। जनजातीय आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत की उन ज्यादतियों के खिलाफ खड़े हुए जिनका उन्होंने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। जंगल और जमीन उनके अधिकार छीन लिए गए थे, उन पर टैक्स बढ़ा दिए गए थे, उन्हें अपनी जमीनें से हटकर दूसरी जगह बसाने का प्रयास किया गया, उन्हें सताया गया तथा जनजातीय क्षेत्रों का मालिकाना हक ऐसे लोगों को दे दिया गया जो उनके बीच के नहीं थे। तो दमन और शोषण जो था वो जनजातीय आंदोलन का सबसे मुख्य कारण रहा है। अब कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए उससे भी क्वेश्चन आगे पूछे मिलेंगे आपको। टीजीटी 2017 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियां नीचे दिए गए हैं। गलत का मिलान आपको पता है कि कौन गलत है। तो बीरभूम के गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह, हाँ ये सही है। भूकन सिंह के नेतृत्व में पलामू का चेरो विद्रोह, ये भी सही है। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खेरवार विद्रोह, ये भी सही है। अब विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह, तो ये गलत है। विष्णु मानकी के नेतृत्व में कौन हुआ था? तमाड़ विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? तमाड़ विद्रोह हुआ था। तो ये देखिए ये विद्रोह दिया गया, नेतृत्वकर्ता और स्थान दिया गया, वर्ष भी दिया गया। ये हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। विष्णु मानकी 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह हुआ था। देखिए भूमिज विद्रोह, स्थान कहाँ पे है? बीरभूम, और नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण है, 1832 में हुआ है। चेरो विद्रोह, अब बार बार इसको रिवाइज करते रहेंगे, ये बार बार आप भूलते रहेंगे, इस कारण इसको रिवीजन बहुत जरूरी है। चेरो विद्रोह पलामू है, 1770 से 18, भूकन सिंह का नेतृत्व करता थे। खरवार विद्रोह संथाल परगना एरिया में 1874 में हुआ और भागीरथ मांझी किए हैं। संथाल विद्रोह संथाल परगना में ही हुआ 1855-56 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिद्धू कानी का नेतृत्व में हुआ। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा? ऑप्शन दिया है, बिरसा मुंडा लड़े हैं, सिद्धू मुर्मू भी लड़े, कानू मुर्मू भी लड़े, ये सारे। रेवेन्यू स्टाफ मेंस में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू ने अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ी। बिरसा मुंडा उलगुलान कब हुआ? 1895 से 1900 तक चला, जबकि सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? कौन अंग्रेज था जिसके द्वारा हिल असेंबली प्लान लाया गया, जो आदिवासी उन्नति के लिए मानता था कि ये है 6 JPSC में पूछा गया। तो ये है क्लीवलैंड के द्वारा आदिवासी हिल असेंबली प्लान लाया गया था। क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए हिल असेंबली प्लान की स्थापना की गई। इन्होंने पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला को पहाड़ी विधानसभा के एक समान प्रशासन के तहत वंशानुगत पहाड़ी प्रमुखों के अधीन रखा, जिन्हें सरदार कहा जाता था। सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होती थी, ये हिल असेंबली प्लान जो आपकी सभा है, और उनके पास व्यापक शक्तियां थी, जिन्हें मृत्युदंड देना या उसे रद्द करना शामिल था, ये शक्तियां मिली हुई थी।
सरदारों को अपने नियंत्रण वाले गांव में सभी अपराधों और कानून व्यवस्था की समस्याओं की सूचना अधिकारियों को देने का काम सौंपा गया था कि आप ये सूचना वगैरह आगे अधिकारियों को देंगे। देखिए, दामिनी कोह की घोषणा कब की गई? ये LDDY कलेक्टर 2006 में पूछा है। तो दामिनी कोह की घोषणा की गई 1824 ईस्वी में। दामिनी कोह भागलपुर से राजमहल तक के वन क्षेत्र था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिनी कोह का निर्माण 1824 में किया गया। ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दामिनी कोह। कौन सा मिलान गलत है ये देखिए। 1873-74 में खरवार विद्रोह हुआ था, बिल्कुल हुआ था। 1832-33 में वीरभूम का भीमुज विद्रोह, ये भी हुआ था। 1822-23 में मानभूम का भूमिज विद्रोह, ये गलत है। और 1855-60 में सिद्धू कानू आंदोलन हुआ था। देखिए, एक्साइज इंस्पेक्टर मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन। 1769 में ढालभूम और बड़ा भूम में सर्वप्रथम भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई। ठीक है, देखिए कहाँ पे कब हो रहा है। 1769 में ढालभूम और बड़ा भूम में सर्वप्रथम भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसे चुआड़ विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। चुआड़ विद्रोह या भूमिज विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था 1769 में। कहाँ पे हुआ? ढालभूम बड़ा भूम एरिया में, जो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय इतिहास का पहला विद्रोह था। 1771, 1778, 1784, 87, 92, 93, 98, 99, तो 1805, 1816, 1820 में भी भूमिजों का बड़ा विद्रोह हुआ। भूमिज विद्रोह 1831 ईस्वी तक छूट-फूट रूप से चलता रहा, लेकिन 1832 में गंगा नारायण के नेतृत्व में सभी भूमिज राजा, जमींदार, सरदार, घटवाल, पाइक, किसान संगठित रूप से विद्रोह किया। गंगा नारायण सिंह ने ब्रिटिश शासन और उसके शोषण नीति के खिलाफ लड़ने वाले नेता थे, जिन्होंने सबसे पहले सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेना का गठन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेना का गठन किसने किया? तो गंगा नारायण सिंह ने किया, जिसे हर जाति का समर्थन प्राप्त था। इस सेना का सेनापति कौन था? तो जीर पलाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जीर पलाया। देखिए, तो ये दिया गया है यहाँ पे चुआड़ विद्रोह या भूमिज विद्रोह से संबंधित फैक्ट, ये आप लोग याद रखेंगे, कब स्टार्ट हुआ, कब तक चला। नेक्स्ट है जेपीएससी असिस्टेंट 2015 में पूछा गया, इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था? तो कौन सा विद्रोह 1875 में हुआ? तो संथाल विद्रोह है, तो 1855-56 में हुआ। बिरसा मुंडा विद्रोह 1895 से 1920 में हुआ। तिलका मांझी का विद्रोह ये 1784-85 में हुआ। तो इनमें से कोई नहीं ऐसा विद्रोह है जो 1875 में हुआ। यह सब दिए हुए संथाल विद्रोह का, बिरसा आंदोलन का और तिलका मांझी विद्रोह का। छोटा नागपुर के आदिवासी क्रांति कब हुई थी? एसआई मेंस 2017 क्वेश्चन है। छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1858 से 59 में। छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति 1858 से 59 में हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ढाल विद्रोह से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ढाल विद्रोह शुरू हुआ है 1767 ईस्वी से शुरू हुआ है ढाल विद्रोह। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम की ओर से हुआ, ये हम लोग देख चुके थे। और ये कब हुआ था? 1767 में ही हुआ था। और इसी समय जो विद्रोह हुआ था वो ढाल विद्रोह है। इसी समय का विद्रोह को हम लोग क्या बोलते हैं? ढाल विद्रोह। ढालभूम में क्या अपदस्थ राजा, देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का प्रथम बिगुल इसी क्षेत्र से बजा। 1767 में ढालभूम के अपदस्थ राजा जो थे, ये राजा अभी नहीं थे, अपदस्थ थे। अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ, जिसे ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह कितना साल चला? तो 10 सालों तक चला, 1767 से 1777 तक। 1777 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को क्या किया गया? पुनः ढालभूम का राजा बना दिया गया। यह विद्रोह शांत हो गया। राजा बनने के पश्चात जगन्नाथ ढाल ने क्या किया? तो अंग्रेजी कंपनी को 3 वर्षों के लिए 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये वार्षिक कर रूप देना स्वीकार किया कि हम टैक्स के रूप में देंगे। पहला साल 2000, दूसरा साल 3000, तीसरा साल 4000 रुपये। 1800 में इस राशि को बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया, ये टैक्स की राशि को। तो ढाल विद्रोह सबसे पहला विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1767 से 77 के बीच में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए चुआड़ विद्रोह से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। पीजीटी 2018 में पूछे गए झारखंड का पहला चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? तो पहला चुआड़ विद्रोह हुआ है 1769 में। चुआड़ विद्रोह क्या था? चुआड़ विद्रोह अकाल लगान में वृद्धि, जमीन की नीलामी और अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर
किया गया। चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह आदि। या बार बार को पढ़ेंगे, रिवाइज करके रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा नेता चुआड़ विद्रोह से संबंधित नहीं है। तो आप याद रखेंगे, चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता हैं रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह आदि। यह विद्रोह रघुनाथ महतो के नेतृत्व में 1769 में हुआ था। चुआड़ विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था? तो यह हुआ था 1769 में, याद रखेंगे। जिसमें रघुनाथ महतो द्वारा अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसका नारा है? अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ये किस विद्रोह का नारा था? तो ये चुआड़ विद्रोह का नारा था। चुआड़ विद्रोह के नेता कौन थे? रघुनाथ सिंह थे। और कब हुआ? 1769 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पहाड़िया विद्रोह से कौन से क्वेश्चन अभी आए हैं। असाइनमेंट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? तो किस रानी ने सहयोग दिया? तो महेशपुर की रानी ने सहयोग दिया था पहाड़िया विद्रोह में। पहाड़िया जनजाति राजपूत, मुस्लिम, मुगल एवं ब्रिटिश काल में विदेशी ताकतों से संघर्षरत रही। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कई विद्रोह किए, जिन्हें जनजातियों के संघर्ष के इतिहास में विदेशी शासन के विरुद्ध प्रथम व्यापक विद्रोह माना गया। पहाड़िया विद्रोह में महेशपुर की रानी, क्या नाम था उनका? सर्वेश्वरी ने, की भूमिका महत्वपूर्ण रही। किस विद्रोह से रानी सर्वेश्वरी जुड़ी हुई है? तो पहाड़िया विद्रोह से। ऐसे भी क्वेश्चन आपके आए हैं। देखिए फिर 1781-82 में पहाड़िया विद्रोह में किस रानी का योगदान था? देखिए नाम है सर्वेश्वरी का। पीजीटी 2023 में भी क्वेश्चन रिपीट किया। जब संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र को दामिनी को सरकारी संपत्ति के रूप में बदल दिया गया था, कब नेतृत्व किया? 1781-82 में पहाड़िया विद्रोह महेशपुर की रानी जो सर्वेश्वरी थी के नेतृत्व में तब हुआ जब संपूर्ण पहाड़िया क्षेत्र को दामिनी को मतलब क्या होता है? सरकारी संपत्ति के रूप में बदल दिया गया था। इस विद्रोह के बाद क्लीवलैंड के द्वारा रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में डाल दिया गया, जहां 6 मई 1807 को इनकी मृत्यु हो गई थी। किस जेल में हुई थी? भागलपुर जेल में। कौन गिरफ्तार किया था? क्लीवलैंड। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे देखते चलेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भोक्ता विद्रोह से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? जेएसएससी जेई में 2023 में पूछा गया, भोक्ता विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? ये पहला क्वेश्चन है। तो ये किया था कौन? जयनाथ सिंह भोक्ता। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने प्रदान किया? जयनाथ सिंह भोक्ता। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता चित्रजीत राय का दीवान था। ये किसका दीवान था? जयनाथ सिंह भोक्ता जो था चित्रजीत राय का दीवान था, ने 1770 से 71 ईस्वी में किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। ये जो भोक्ता विद्रोह हुआ वो क्यों हुआ है? तो जयनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ, जो चित्रजीत राय का दीवान था। 1771 से 70 से 71 ईस्वी में हुआ। ये दो तीन चीज जान गए। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश, मतलब कंपनी ये दिया आदेश जयनाथ सिंह को कि आप पलामू किला छोड़ दीजिए। इस विद्रोह में भोक्ता व चेरों ने साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। अंततः जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को उसी समय राजा बनाया गया था 1771 ईस्वी में। घोषित कर दिया गया, विद्रोह समाप्त हो गया। एक मिनट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमाड़ विद्रोह से संबंधित कौन से प्रश्न पूछे गए? एक्साइज इंस्पेक्टर मेंस 2015 में पूछा गया, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था? ये अपने आप में एक देख लीजिए परिभाषा। सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह पूछा जाए तो कौन सा था? तो तमाड़ विद्रोह था। तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ मुंडाओं ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया था। इस विद्रोह का प्रारंभ 1782 ईस्वी में हुआ, जो कि 1821 तक चला। यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ। यह विद्रोह के विरुद्ध सबसे लंबा और बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। कौन? तमाड़ विद्रोह। प्रारंभ कब हुआ है? 1782 ईस्वी में, जो 1821 तक चला है। सबसे बृहत्तम इसलिए भी हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, सबसे लंबा भी था, सबसे खूनी भी था। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है, तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? देखिए कब हुआ था, तो हम लोग अभी देखें 1782 से 1821 तक चला। जैसे जेई 2023 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा। 1795 में मुंडा विद्रोह खाली जगह के नेतृत्व में हुआ था। तो मुंडा विद्रोह किसके? असाइनमेंट 2017 में पूछा
देखिए 1700 पूछा गया है, 1700 कब का, 95 का। तो 1795 में भोलानाथ सिंह एवं अन्य, ये जो मुंडा विद्रोह चल रहा था, तमाड़ विद्रोह बोलिए या मुंडा विद्रोह बोलिए, तो भोलानाथ सिंह एवं अन्य थे नेतृत्व करता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ ऐसा, विष्णु मानकी, बिरसा मुंडा, ताना भगत और भूखन सिंह दिया हुआ, लेकिन भोलानाथ सिंह नहीं दिया हुआ, इसलिए उसका करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है देखिए, ये तमाड़ विद्रोह 1782-83 में विभिन्न मुंडा सरदार थे इनके नेता, और ये दमनकर्ता मेजर जेम्स क्राफ्ट था जब ये प्रथम चरण का हुआ था 1782-83। फिर इसका द्वितीय चरण होता है तमाड़ विद्रोह का 1789 में, जिसके प्रमुख नेता होते हैं विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी, और इसके दमनकर्ता उसमें होते हैं होगन एवं लेफ्टिनेंट कूपर, द्वितीय चरण का। फिर तृतीय चरण इसका जो होता है 1794 से 98 में होता है। भोलानाथ सिंह एवं अन्य इसके नेतृत्व करता थे। लिमंड बेन एवं वेल्स जो है इनके दमन करता है। फिर चौथा चरण इसका 1807 से 1808 में स्टार्ट होता है दुखन मानकी के नेतृत्व में, और रफसेज जो है इसके दमन करता है। फिर पांचवा चरण 1811 से 1812 के नेतृत्व में होता है बख्तर शाह के नेतृत्व में, और ओडोनल एवं रफसेज जो थे इसके दमन करता थे। फिर छठा चरण जो इसका स्टार्ट होता है 1819 से 21 में, उसमें रुदन मुंडा, कुंता मुंडा एवं अन्य जो नेतृत्व करता थे, और रफसेज एवं काल्विन इसके दमन करता थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक दो बार रिवाइज कर लेंगे क्योंकि ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। तृतीय चरण जब हुआ उसमें नेता कौन थे, चतुर्थ चरण कौन थे। ये निम्नलिखित में से किस वर्ष में समाड़ विद्रोह हुआ था, देखिए किस वर्ष, 1625, 1650, 1600 और 1795 ऑप्शन दिया गया। तो तमाड़ विद्रोह कब हुआ था, तो 1795 कब हुआ, 1782-83 से स्टार्ट हुआ है, देखिए 1795 में भी चला है, 1821 तक चला था। निम्नलिखित में से किसके दौरान तमाड़ विद्रोह शुरू हुआ था, तो तमाड़ विद्रोह शुरू कब हुआ है, 1782 में, मतलब 18वीं सदी के अंत में। तो 18वीं सदी के अंत में तमाड़ विद्रोह प्रारंभ हुआ। 18वीं सदी के अंत में मुंडाओं ने अंग्रेजी के बाहरी लोगों को प्राथमिकता, क्यों ऐसा विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जा रहा था, इसके कारण ये विद्रोह हुआ था, तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया। इस विद्रोह का प्रारंभ देखिए यहाँ से 1820 से 1782 से 1821 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर देखते हैं तिलका विद्रोह से कौन कौन से प्रश्न बने हैं। असाइनमेंट 2017 में तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था, तो कहाँ पे लटकाया गया था, तो ये भागलपुर में लटकाया गया था इनको फांसी में। ठीक है, देखते हैं तिलका आंदोलन से संबंधित कुछ फैक्ट। तिलका आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, 1784 से 85 में हुआ। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, 1784 से 85 में हुआ, तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करना, आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करना एवं इस क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना, मतलब अपना स्वतंत्रता का रक्षा करना और अंग्रेजों को खदेड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य था तिलका आंदोलन। जो प्रारंभ कब हुआ, 1784 से 85 में तिलका मांझी के नेतृत्व में यह प्रारंभ हुआ। तिलका मांझी द्वारा गांव-गांव में शखुआ पत्ता घुमाकर, कैसे, तो शखुआ पत्ता घुमाकर विद्रोह का संदेश भेजा जाता था शखुआ पत्ता के माध्यम से। इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका मांझी ने तीर मारकर अंग्रेज अधिकारी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। कब, तो कब की है, तो 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका मांझी ने हत्या कर दी, और इसी के कारण 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और भागलपुर में बरगद पेड़ पर लटका के, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस पेड़ पर, तो बरगद पेड़ पर लटका कर इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन और पूछा गया है तिलका आंदोलन से। फॉरेस्ट गार्ड में 2016 में किसके नेतृत्व में 1780 से 85 के दौरान जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त की थी, तो ये तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था ये तिलका आंदोलन। फिर से क्वेश्चन पूछा गया, तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध कब विद्रोह किया था, तो 1780-85 में किया, मतलब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। इस तरह से ऑप्शन आपके दिए गए थे। ठीक है, पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, तिलका मांझी का विद्रोह किस शताब्दी के अंत में हुआ, फिर से वही क्वेश्चन, तो 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ है, 1784-85 याद रखेंगे। झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखिए जिसने 1784 में
सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तिलका मांझी आपका आंसर होगा, SIPT 2017 में। बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1784 ईस्वी के आदिवासी, ये तो हम लोग देख लिए कि इस विद्रोह का तिलका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र देखिए, ये वनचरी जोर, ये भी याद रखेंगे, जो वर्तमान में भागलपुर बोला जाता है। नेक्स्ट है, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष पकड़ा गया? ये SIPT 2017 में पूछा, तो 1785। बहुत इंपॉर्टेंट है तिलका आंदोलन आप लोगों के लिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा तिलका मांझी चौक पे जहाँ उनको फांसी दिया गया था, वो चौक का नाम है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई। फिर से क्वेश्चन 1785 में। वर्ष 1785 में किस क्रांतिकारी नेता को? फिर से क्वेश्चन तिलका मांझी होगा। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी? फिर से यही 1750। इतना बार रिपीट हो गया आपको याद हो जाएगा। 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? 4 ऑप्शन थे, चारों में कोई ऑप्शन सही नहीं, हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम संथाल विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। इसे तिलका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तिलका आंदोलन के प्रणेता तिलका मांझी थे, जिनका जन्म 11 फरवरी 1750 की सुल्तानगंज के तिलकापुर गांव में हुआ था। इन्होंने 1783 से 84 में अंग्रेजों के विरुद्ध तिलका, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा 1789 में संथाल नेता के बारे में, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। 1784-85 पूछना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बयान पर विचार करें, यह क्वेश्चन पूछा गया है SIPT 2017 में। किस तरह का क्वेश्चन है देख लेते हैं। प्रथम बयान है, अंग्रेजों के विद्रोह के लिए तिलका मांझी प्रथम संथाल विद्रोह में शामिल थे। द्वितीय है, उनके खिलाफ विद्रोह करते हुए उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली मार दी थी। बिल्कुल नहीं। तत्कालीन शहीद की मृत्यु को मनाने के लिए बाबा चौक में जगह का नाम दिया गया। ये तो इसमें ऑप्शन जो है प्रथम और तृतीय सही है। गोली तो नहीं मारा गया था, फांसी लटकाया गया था बरगद के पेड़ पर भागलपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे से CGL PT 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? फिर से क्वेश्चन है, तिलका मांझी, याद रखेंगे। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए, ये भी क्वेश्चन फिर बार बार देखिए कितना बार रिपीट हुआ है। एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा। संथाल जनजाति क्षेत्र में बहादुर तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया? तो किसके खिलाफ किया भाई? जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया। ठीक है, छापामार गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, हो विद्रोह। हो विद्रोह से कौन कौन से क्वेश्चन आए एग्जाम में, वो हम लोग देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम लोगों को यही टारगेट रख के चलना है कि इसको समय से कंप्लीट करना है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए फायदेमंद हो सके। आगे हम लोग देखेंगे अभी हो विद्रोह के बारे में। देखते हैं हो विद्रोह से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। 1820-21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? तो ये आंसर है रोरो नदी के किनारे। 1820-21 में किस पे किया? मेजर रफसेज पर। हो देशम पर कभी भी मुगलों एवं मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। पुरहाट के राजाओं का इन पर कुछ प्रभाव होता था, लेकिन नियमित कर भुगतान नहीं करते थे। पुरहाट के राजाओं का कुछ नियंत्रण था हो लोगों पर। हो जनजाति के लोग स्वतंत्रता प्रिय एवं लड़ाका स्वभाव के थे। हो लोगों ने 1820 से 21 में जबरदस्त विद्रोह किया। इस विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह भी अंग्रेजों एवं जमींदारों के शोषण के खिलाफ थी। इस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण और उसका अंग्रेजों का पिछलग्गूपन होना था। राजा जगन्नाथ सिंह जो था वो वहां पर जनता का शोषण कर रहा था और अंग्रेजों का वो चापलूस था। चाईबासा के निकट 1820 में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रफसेज की सेना विजयी हुई। 1820 से 21 में मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को क्या किया गया? दबा दिया गया। 1820-21 में एक बार जब विद्रोह हुआ तो मेजर रफसेज दबाया। 1837 में जब हो लोगों ने विद्रोह किया तो कैप्टन विल्किंसन ने दबा दिया। नेक्स्ट फिर का ही क्वेश्चन है कि 1820-21 में मेजर रफसेज और 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया? देखिए SIPT 2017 में लास्ट लाइन से क्वेश्चन पूछा गया। तो किस विद्रोह को? हो विद्रोह को। नेक्स्ट देखें, हो लोगों को लड़ाका कोल किसने कहा? ये 7th to 10th JPSC में पूछा गया है। हो लोगों को लड़ाका कोल किसने कहा? तो ये कहा है SR टिकेल ने। हो जनजाति झारखंड की
चौथी दृष्टि से चौथी प्रमुख जनजाति है। 10वीं शताब्दी के आसपास के हो लोगों ने बाहरी लोगों से लड़ने की असाधारण प्रतिभा के कारण खुद को कोल्हान में एक बहुत शक्तिशाली लोगों के रूप में स्थापित कर लिया था, इसलिए उन्हें लड़ाका कोल हो लोग कहा जाता है। हो लोगों ने पोरहाट, सरायकेला, खरसावां, मयूरभंज के प्रमुखों के साथ युद्ध किया, उन्हें हराया भी था। एसआर टिकेल ने ही हो लोगों को लड़ाका कोल की उपाधि दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल विद्रोह से कौन से क्वेश्चन आए हैं अभी तक? SIPT 2017 क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 ईस्वी के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? किस जाति का? तो हो और मुंडा का उत्तराधिकारी जो था वो शामिल था। किस 1831 में जो विद्रोह हुआ है, किस जनजाति का उत्तराधिकारी? तो हो और मुंडा। छोटा नागपुर में कोल विद्रोहियों ने अंग्रेज शासकों एवं जमींदारों को सर्वाधिक परेशान किया था। कोल विद्रोह मुंडा जनजाति का विद्रोह था। इसमें हो जाति के लोगों ने भी खुलकर साथ दिया। जो कोल विद्रोह था मुंडा जनजाति का एक्चुअली विद्रोह था, लेकिन हो जाति के लोगों ने भी खुलकर साथ दिया था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता याद रखेंगे सिंधराय मानकी, बिंदराय मानकी, सुरगा और बुद्धू भगत जो थे इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पंचायत सेक्रेटरी 2018 क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से छोटा नागपुर के कबीलों में भाग लिया था? तो कौन लिया था? हो और मुंडा। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, 1831 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था, किसके नेतृत्व में? तो बुद्धू भगत के नेतृत्व में शुरू किया गया। 1831-32 में शुरू हुए कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बुद्धू भगत ने किया। इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों का व्यापक समर्थन था कोल विद्रोह का। 1831 में प्रारंभ हुई यह विद्रोह तेजी से छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र तक फैल गया था। अंग्रेजों ने बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए कितनी राशि इनाम की घोषणा की थी? तो यह भी इंपॉर्टेंट है, 1000 रुपये इनाम की घोषणा की थी। और 13 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्फे के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत अपने भाई, पुत्र व 150 साथियों के साथ मारे गए थे। कब मारे गए? 13 फरवरी 1832 को बुद्धू भगत को कैप्टन इम्फे ने मारा था। ठीक है, 1000 रुपये का इन पे इनाम का भी घोषणा किया था अंग्रेज, याद रखेंगे ये सारे फैक्ट। जेपीएससी बैकलॉग 2024 पूछा गया, निम्न व्यक्तियों में से किन्होंने लड़का विद्रोह का नेतृत्व किया? लड़का विद्रोह मतलब वही कोल विद्रोह ही है। तो कौन नेतृत्व किया था? बुद्धू भगत। लड़का विद्रोह जिसे कोल विद्रोह भी कहते हैं, बुद्धू भगत का आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसका नेतृत्व कौन किया? तो बुद्धू भगत। कोल विद्रोह में हो जनजाति के सक्रिय भागीदारी के कारण एसआर टिकेल ही इसको लड़का विद्रोह कहा। क्यों? क्योंकि हो जाति को लड़का जनजाति भी कहते हैं। लड़का जनजाति भी कहते हैं। कौन? एसआर टिकेल। इसीलिए इसको लड़का विद्रोह भी कहा। कौन? एसआर टिकेल ने कहा, क्योंकि यहाँ पे हो लोगों का भी समर्थन है। होल विद्रोह कब हुआ? ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ बार बार। 1831-32 में हुआ। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। इस विद्रोह की शुरुआत 11 दिसंबर 1831 को बंदगांव क्षेत्र के कुमांग गांव से हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण छोटा नागपुर खास के राजा के भाई हरनाथ शाही द्वारा सिंहराय मानकी के 12 गांवों को छीनकर सिखों को दिया जाना था। देखिए ये कारण था कोल विद्रोह का। क्या हुआ था? तत्कालिक कारण जो छोटा नागपुर खास के राजा के भाई जो था हरनाथ शाही द्वारा क्या किया गया था? सिंहराय मानकी के 12 गांवों को छीनकर सिखों को दिया जाना था। साथ ही उसकी 2 बहनों का अपहरण होना था सिंहराय मानकी का। सिंहभूम के बंदगांव में जफर अली द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण एवं उसके साथ कुकृत्य करना था। कोल विद्रोह को व्यापकता प्रदान करने हेतु तीर को प्रतीक बनाया गया था। ये कोल विद्रोह इस कारण से हुआ था। हरनाथ शाही द्वारा सिंहराय मानकी के 12 गांवों को छीन लिया गया था। उनकी 2 बहनों को भी अपहरण किया गया था और जफर अली द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी को अपहरण करके कुकृत्य किया गया था। इसके कारण कोल विद्रोह व्यापक पैमाने पर हुआ। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो बुद्धू भगत का जन्म जो है 4 ऑप्शन दिया, SIPT 2017 का है, लेकिन कोई भी करेक्ट नहीं है। कोल विद्रोह का नायक और अमर सेनानी बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची जिला के चान्हो प्रखंड के अंतर्गत कोयल नदी के तट पर सिलगाई नामक गांव में एक उरांव किसान परिवार में हुआ था। बचपन में बकरियां चराने का काम करने वाले बुद्धू भगत काफी सुस्त थे, लेकिन बचपन से भी किसी प्रकार का भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते थे बुद्धू भगत।
ठीक है, तो यह शिलगाई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। रांची जिला के चान्हो प्रखंड के अंतर्गत आता है। कोयल नदी के तट पर जन्म हुआ है 17 फरवरी 1792 को। आप याद रख के, फैक्ट याद रख के नेक्स्ट एग्जाम के लिए बढ़ेंगे। LDDY कलेक्टर 2006 में पूछा गया है। ब्रिटिश के विरुद्ध गुरांव विद्रोह का नेतृत्व, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये होगा बुद्धू भगत। कोल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश के विरुद्ध गुरांव विद्रोह ये बोलिए या कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर क्षेत्र में बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर 1833 ईस्वी का रेगुलेशन 13 लागू किया गया। इसे बाद में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया था। जंगल महल जिला को समाप्त कर नन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया था। विल्किंसन को दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का पहला गवर्नर नियुक्त बनाया गया था। बाद में मानकी मुंडा पद्धति को वित्तीय एवं न्यायिक अधिकार भी दिए गए थे। इस विद्रोह का परिणाम स्वरूप यह हुआ कि छोटा नागपुर क्षेत्र में क्या हुआ, बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर 1833 का रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया। अब बाद में इसको क्या नाम दिया गया, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अब ध्यान रखेंगे, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी नाम दिया गया। साथ ही जंगल महल जिला को समाप्त कर नन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन फिर पूछा गया, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह। SIPT 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1837 में कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कैप्टन थॉमस विल्किंसन को। JPSC बैकलॉग 2024 में पूछा। 1837 में गठित कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का निर्माण का श्रेय कैप्टन थॉमस विल्किंसन को दिया जाता है। कोल्हान सरकारी संपत्ति के लिए विरोध करने वाले लोग 1837 ईस्वी में विल्किंसन नियम द्वारा गारंटीकृत जनजातीय स्वशासन की मानकी मुंडा प्रणाली का पालन करना चाहते थे। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह। अब भूमिज विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से आए देखते हैं। SI मेंस 2017 में पूछा गया है, 1831 से 33 का भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में था, तो ये किसके नेतृत्व में था, गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में था। नेक्स्ट है 1831 के 32 में कालखंड में धालभूम, बड़ा भूम, वीरभूम आदि क्षेत्रों में भूमिज का एक व्यापक विद्रोह हुआ, जिसके नेता कौन थे, गंगा नारायण थे। वस्तुतः यह विद्रोह उत्तराधिकार के मुद्दे से शुरू हुआ था, इसलिए अंग्रेजों ने इससे गंगा नारायण का हंगामा के रूप में संबोधित किया। क्यों, क्योंकि उत्तराधिकार का युद्ध था। लेकिन यह विद्रोह कंपनी के अधिकारियों, नमक दरोगा और मुंसिफों एवं दीपुओं के खिलाफ भी था। उत्तराधिकार का युद्ध तो था ही, लेकिन कंपनी के अधिकारियों, नमक दरोगा और मुंसिफों और दीपुओं के भी खिलाफ ही था। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ, ये SIPT 2017 में पूछा गया, तो वीरभूम। भूमिज विद्रोह 1832 में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। इसका प्रभाव कहाँ कहाँ, वीरभूम और सिंहभूम के क्षेत्रों में रहा। यह विद्रोह वीरभूम, जिसको बड़ा भूम के राजा, पुलिस अधिकारियों, मुंशी तथा अन्य दिकों के खिलाफ भूमिजों की शिकायतों की देन था। फिर क्वेश्चन ये पूछा गया, महिला सुपरवाइजर में भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे, तो गंगा नारायण सिंह थे। भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह थे। भूमिज विद्रोह विधिवत शुरुआत हुआ 26 अप्रैल 1832 को वीरभूम परगना के जमींदार के सौतेले भाई और दीवान माधव सिंह की हत्या के साथ हुई। वीरभूम परगना के जमींदार के सौतेले भाई और दीवान माधव सिंह की हत्या के साथ ये विद्रोह शुरू हुआ। यह हत्या गंगा नारायण सिंह के द्वारा की गई। गंगा नारायण वीरभूम के जमींदार का चचेरा भाई था। गंगा नारायण कौन था, तो वीरभूमि के जमींदार का चचेरा भाई था। दीवान के रूप में माधव सिंह काफी बदनाम हो चुका था। माधव सिंह जो था वो दीवान के रूप में काफी बदनाम हो चुका था। उसने कई तरह के करों को लगाकर जनता को तबाह कर दिया था। ठीक है, माधव सिंह जो था वो दीवान माधव सिंह, ये देखिए दीवान जो था माधव सिंह, ये काफी बदनाम हो चुका था। उसने कई तरह के करों को लगाकर जनता को तबाह कर दिया था। माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों का एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया और 7 फरवरी 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण मारा गया। गंगा नारायण के सिर काटकर खरसावां के ठाकुर ने कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया था। तो ये स्टार्ट हुआ था क्यों, तो माधव सिंह के कारण वो काफी बदनाम हो गया था, बहुत सारा का टैक्स लगा दिया था। और जमींदार का चचेरा भाई था गंगा नारायण सिंह, उसने उनकी हत्या कर दी थी। ये कहानी है इनका। और 7 फरवरी 1833 को
खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण भी मारा गया। सिर काटकर जो है वो ठाकुर कैप्टन विल्किंसन के पास भेजा। ये था भूमिज विद्रोह। जैसे जैसे सीजल 2024 में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये होगा 1832 में। फिर क्वेश्चन पूछा गया SIPT 2017 में 1798 में बीरभूम बांकुरा में क्या हुआ था? तो भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह तत्कालीन बंगाल राज अब झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में मिदानपुर जिले में बड़ा भूम, वीरभूम, धालभूम और जंगल महल क्षेत्र में स्थित था। भूमिज आदिवासियों द्वारा किया गया पहला भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1769 में बड़ा भूम में धालभूम में हुआ था तथा 1798-99 में भूमिजों का बड़ा विद्रोह हुआ। ठीक है। इसके बाद 1832-33 में भूमिजों का एक संगठित विद्रोह गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ। तो पहला भूमिज विद्रोह बोला जाए तो कब हुआ? 1769 में। कब हुआ? 1769 में। 1798-99 में भी हुआ। 1832-33 में गंगा नारायण सिंह का नेतृत्व था। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट संथाल विद्रोह, इससे बहुत क्वेश्चन भर भर के आते हैं हमेशा। IRB 2017 में पहला क्वेश्चन, ये दोनों भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया? तो कौन थे? सिद्धो थे और कान्हो थे। सिद्धो कान्हो। संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? 1855 में। सिद्धो और कान्हो के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें इनके भाई चांद और भैरव तथा बहन जो थी फूलो एवं झानो ने सहयोग प्रदान किया था। संथाल द्वारा यह विद्रोह अंग्रेजी उपनिवेशवाद, अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ शुरू हुआ था। फूलो और झानो कौन है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, मतलब फिर से नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी हम लोग ऊपर डिस्क्रिप्शन में देखें तो कौन थे? ये थे फूलो और झानो, जो सिद्धू और कान्हो की बहन थी। क्या थी? सिद्धू और कान्हो की बहन। नेक्स्ट देखते हैं 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हो ने किया, जिसमें उनकी दो बहन फूलो और झानो का अहम योगदान था। चुनी मांझी के 6 संतान थे। चुनी मांझी के 6 संतान थे। कौन कौन? सिद्धू कान्हो, चांद भैरव तथा पुत्री फूलो और झानो, मतलब चुनी मांझी इनकी माँ थी। फूलो झानो का जन्म भोगनाडी गांव में हुआ था। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है इन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से 21 अंग्रेजों को मार डाले थे। कौन? फूलो और झानो। इनके नाम पर दुमका जिले में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना 2019 में की गई। यही फूलो झानो मेडिकल कॉलेज। फूलो झानो कौन थे? तो ये 21 अंग्रेजों को अपनी कुल्हाड़ी से मार दिए थे। फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू अपने भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू के साथ निम्नलिखित में से किस में शामिल थे? तो कौन सा आंदोलन? हम लोग जानते हैं संथाल आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू बहनें। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था संथाल आंदोलन PGT 2023 में। फिर क्वेश्चन है कि सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह? तो यही सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था CGLPT 2012 में। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 30 जून को, मतलब 30 जून को स्टार्ट हुआ था, इसीलिए 30 जून को हम लोग हूल दिवस मनाते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं। हूल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। इसीलिए 30 जून 1855 को संथाल आंदोलन स्टार्ट हुआ था। PGT 2023 जैसे JEE में भी पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1855-56 को हूल का नेतृत्व हजारीबाग में किन्होंने किया था? ये क्वेश्चन 11 से 13 JPSC 2024 में पूछा गया। तो हजारीबाग में किया था लुबिया मांझी और बैस मांझी। 1855-56 में जो संथाल विद्रोह चल रहा था, हजारीबाग में नेतृत्व कौन किया था? लुबिया मांझी और बैस मांझी। 1855-56 के हूल का नेतृत्व हजारीबाग में अर्जुन मांझी, लुबिया मांझी, बैस मांझी, चुबाई मांझी, भैरवी मांझी, लिटाई मांझी, बुका मांझी, सूर्य ठाकुर तथा गोपी ठाकुर ने किया था। अब बिल्कुल याद रखेंगे, सब मांझी, अर्जुन मांझी, लुबिया मांझी, बैस मांझी, चुबाई मांझी, भैरवी मांझी, लिटाई मांझी और बुका मांझी। उसके बाद 2 ठाकुर, सूर्य ठाकुर तथा गोपी ठाकुर। हजारीबाग का विद्रोह संथाल परगना से थोड़ा भिन्न था, क्योंकि यहाँ के विद्रोह में विद्रोहियों को राजा, जमींदार और आदिवासियों का भी सहयोग मिल रहा था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है PGT 2017 में। झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले 2 प्रसिद्ध भाई। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संथाल आंदोलन के बारे में लिखा हुआ है, संथाल विद्रोह की इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है। और मुक्ति आंदोलन पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो भी ये संथाल आंदोलन। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स बोला भारत की प्रथम जनक्रांति। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू खाली जगह के नेता थे, संथाल विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह
किस वर्ष फैल गया, तो ये भी 1855 हो गया। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था, तो संथालों ने छेड़ा था। क्यों छोड़ा था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त नीति के खिलाफ, जो कि कब लागू, 1793। सिद्धू कानू किस विद्रोह से संबंधित, ये क्वेश्चन बार बार आया है, तो संथाल विद्रोह से। नेक्स्ट देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। सिद्धू कानू संथाल विद्रोह संबंधित, इस विद्रोह को सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो ने प्रारंभ किया। ये सभी आपस में भाई बहन थे। इस विद्रोह के दौरान सिद्धू को राजा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सिद्धू को क्या बनाया गया था, राजा। कान्हू को क्या बनाया गया था, मंत्री बनाया गया था। चांद जो था वो प्रशासक और भैरव को सेनापति, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे आप। सिद्धू राजा था, सिद्धू जो था वो राजा था, कान्हू जो था वो मंत्री था, चांद जो था वो प्रशासक था और भैरव जो था वो सेनापति था, ये याद रखेंगे। इस विद्रोह के दौरान अपना देश अपना राज का नारा दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा नारा, अपना देश अपना राज। विद्रोह के दौरान दीघी थाने के दरोगा महेश लाल दस एवं करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह सिद्धू एवं कान्हू से संबंधित, फिर से ये क्वेश्चन है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह। इस विद्रोह का दमन 7 जुलाई 1855 को जनरल लॉयड के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई, किंतु मेजर बारो की सेना ने संथालों के साथ युद्ध में पराजित हुए। इस विद्रोह को हजारीबाग में नेतृत्व, देखिए ये अर्जुन मांझी, चुबाई मांझी, वीरभूम में गोरा मांझी ने किया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान से देखते चलें। संथाल विद्रोह कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, आसान सा क्वेश्चन, अब हम लोग देख चुके हैं। ये संथाल विद्रोह 1855 शुरू हुआ। इस विद्रोह का दमन के पश्चात 1856 में जब इसका दमन हो गया, संथाल परगना के भागलपुर में कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक नए पुलिस कानून की व्यवस्था की गई थी इसका दमन के पश्चात, जिसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई यूल रूल के तहत। इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु अंग्रेजों ने पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मार्टिलो टावर का निर्माण कहाँ कराया गया, तो पाकुड़ में कराया गया। किसने कराया, अंग्रेजों ने कराया। किस विद्रोह से बचने के लिए, तो संथाल विद्रोह से बचने के लिए। ये सारा इंपॉर्टेंट है। सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने संथाल हुल विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया, ये बार बार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, आप बार बार रिविजन कर लेंगे। फिर से संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये आया है। संथाल विद्रोह जिसे हुल आंदोलन, संथाल हुल आदि कई नामों से जाना जाता है, का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद भैरव किया। विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। कौन थी पाकुड़ की रानी, क्षेमा सुंदरी थी, तो उससे सहायता मांगी थी। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संकलन 1855 हुल डॉक्यूमेंट नामक पुस्तक का संकलन किसने किया, ये क्वेश्चन अलग है, तो ये है पीजीटी 2023 में अश्विनी कुमार पंकज। ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संकलन 1855 हुल डॉक्यूमेंट नामक पुस्तक का संकलन कौन किया है, अश्विनी कुमार पंकज। अश्विनी कुमार पंकज की पुस्तक 1855 हुल डॉक्यूमेंट में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855 के भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संकलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है जैसे से जेई में, संथाल विद्रोह के प्रारंभ में थाने के किस दरोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया, तो कौन करवाया भाई, तो ये भगवान दास। प्रारंभ में थाने के किस दरोगा की सहायता से, कौन सा दरोगा था ये, तो भगवान दास ये दरोगा था। जुलाई 1855 में संथालों में नीलहों के विरुद्ध एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिससे पहले भी संथाली एकजुटता के प्रयास होने लगे थे। यह कार्य खेतारी राजवीर सिंह, रंगा ठाकुर, वीर सिंह मांझी, कोला परमानिक तथा डोमा मांझी जैसे स्थानीय नेताओं द्वारा किया जा रहा था। लिट्टीपाड़ा, कुसुमा तथा अन्य कुछ गांवों के महाजनों पर हमले हुए। इन हमलों के प्रमुख नेताओं को दीघी के दरोगा महेश लाल दत्त ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें दंडित किया। दूसरी ओर उत्पीड़क महाजनों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे संथाल काफी क्षुब्ध थे। इसकी परिणति विद्रोह के दौरान दीघी थाने के दरोगा महेश लाल दत्त एवं करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण के हत्या के रूप में ये सामने आई। फिर आगे है सरदारी आंदोलन। तो
दोस्तों आज सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप तब तक आप रिवीजन करते रहें। 1 से 3rd लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर से नहीं देखा है तो जेपीएससी मतलब झारखंड जीएस करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे झारखंड के टोटल जो जीएस का लेक्चर है वहाँ पे डाले जा रहे हैं। आप उसको 1 से देख सकते हैं। थैंक यू। बाकी आप परीक्षा की तैयारी करते रहें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें।